हेलो एवरीवन। अभी इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक जो है डिसोल्यूशन के केस का है, जो कि पार्टनरशिप में आता है। पार्टनरशिप का जो लास्ट जो चैप्टर है वो है डिसोल्यूशन का। तो इसी में आपको देखना है कि आप डिसोल्यूशन के केस में क्या क्या अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट है वो आपको करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अकाउंटिंग स्टेप्स होते हैं आप यहाँ पे समझ सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ अकाउंटिंग प्रोसेसेस इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यानी कि अब फॉर्म क्या हो रहा है, तो फॉर्म जो है वो बंद हो रहा है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो एग्रीमेंट है पार्टनर के बीच में उसको डिसॉल्व किया जा रहा है और जितने भी पार्टनर हैं वो फॉर्म को डिसकंटिन्यू करने के लिए एग्री हो गए हैं। इसके लिए कई रीज़न हो सकते हैं। उस रीज़न को शुरू में दिया गया है, बुक में है। लॉ के द्वारा भी आप लॉ के थ्रू भी आप फॉर्म को बंद करा सकते हैं। कोई भी क्रेडिटर मिनिमम 500 रुपीज़ के लिए कोर्ट में क्लेम कर सकता है। तो इसकी वजह से भी अगर आप डिफॉल्टर हो जाते हैं, वो पेड नहीं कर पाते हैं, तो फॉर्म को बंद करना पड़ सकता है। या फिर कोई इवेंट जो है, जिस इवेंट के लिए आपने फॉर्म को ऑर्गेनाइज किया है वो इवेंट कंप्लीट हो जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएगा, तो फॉर्म को बंद कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन दिए गए हैं। बट यहाँ पे मेन जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो ये जानना है कि जब डिसोल्यूशन होता है फर्म का तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाता है। तो स्टेप्स को सबसे पहले आप समझ लीजिए कि क्या क्या आपको करना होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या क्या है, तो सबसे पहला जो होता है वो आपको करना होता है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है। क्या बनाना होता है? रियलाइजेशन अकाउंट। जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट है। पहले स्टेप लिख दे रहे हैं, उसके बाद इसको डिटेल में बताते हैं। दूसरा जो स्टेप है वो क्या किया जाता है, तो अभी तक आपने एडमिशन के भी केस में देखा था और आपने ये रिटायरमेंट और डेथ के भी केस में देखा था कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट के तुरंत बाद कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट के तुरंत बाद आपको बनाना है यहाँ पे पार्टनर्स का लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट के बाद जो स्टेप आता है वो आता है आपका यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल का। यानी कि जो रिटायरमेंट का केस था, जो एडमिशन का केस था, उससे थोड़ा सा हटके है। क्यों हटके है ये भी हम इसको बताते हैं। पहले लिख देते हैं स्टेप क्या क्या आते हैं। थर्ड स्टेप पे जो आपको अकाउंट ओपन करना है वो है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में यहाँ पे होता है, आप समझेंगे बैलेंस शीट, तो बिल्कुल भी नहीं। बैलेंस शीट आप डिसोल्यूशन के केस में बना ही नहीं सकते हैं और बनाना भी नहीं है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि फॉर्म बंद होने वाली है और हम लोग बैलेंस शीट में वही बैलेंस ट्रांसफर करते हैं उसी फॉर्म का जो फॉर्म कंटिन्यू होती है। तो इन केस ऑफ एडमिशन, इन केस ऑफ रिटायरमेंट या फिर डेथ आप बैलेंस शीट बनाते हैं, बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन आप बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे क्योंकि फॉर्म बंद हो रही है। तो आप उसके जगह पे क्या बनाएंगे? आप उसके जगह पे बनाएंगे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। अंडरस्टूड? तो ये 4 स्टेप यहाँ पे हैं। एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल में बताते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की। तो रियलाइजेशन अकाउंट को यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, तो बाकी को अभी हम हटा देते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में आपको करना क्या होता है, तो ये अकाउंट है, तो अकाउंट का फॉर्मेट सबसे पहले आपको बनाना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक अकाउंट का फॉर्मेट बना दे रहा हूं। इस रियलाइजेशन अकाउंट में ये आप सेंटर में लिखेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहां लिखा था इसलिए मिटा नहीं रहा हूं। रियलाइजेशन अकाउंट में ये जो आपका, यानी कि ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड होता है ना, वो उस साइड में आपको जो भी बैलेंस शीट दिया हो क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में एसेट साइड में, एसेट साइड मतलब राइट हैंड साइड, जो बैलेंस शीट का एसेट साइड होता है वो राइट हैंड साइड होता है और लायबिलिटी साइड जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो आपको यहां समझना क्या है, जो आपके बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में है उसको इस रियलाइजेशन अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा,
रियलाइजेशन का ये साइड, अगर मैं इस तरह से खड़ा हूं तो इसका ये साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि डेबिट साइड भी आप यहां पे कह सकते हैं। अकाउंट का, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपको बैलेंस शीट में दी गई एसेट्स है उसको ट्रांसफर करना है, और उसमें भी सभी एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करना है, उन्हीं एसेट्स को ट्रांसफर करना है जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे एसेट्स जिनको आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसको यहां पे डेबिट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। उसकी बुक वैल्यू को, जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी गई है ना, उसको बुक वैल्यू बोलते हैं, उस बैलेंस को आप यहां ट्रांसफर नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में कुछ फिक्सटिशियस एसेट्स होते हैं, लाइक और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओके, तो इस टाइप के जो भी फिक्सटिशियस एसेट्स होते हैं इसको आप रियलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्चुअल एसेट्स नहीं होते हैं, उसको यहाँ ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, रियलाइजेशन अकाउंट में आप नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी एसेट्स है बैलेंस शीट में उसकी बुक वैल्यू को, यानी कि वो एसेट जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको आप यहाँ पे डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स। अब यहां पे सन्ड्री एसेट्स जब लिखेंगे तो या तो आप एक एक एसेट के नाम को अलग अलग लिखें, ठीक है, जैसे कि टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू आप कई बार करके लिखें, या फिर आप डायरेक्ट लिख दे टू सन्ड्री और इसमें एक एक पॉइंट करके लिखते जाए। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हो गया तो मशीनरी हो गया, सेकेंड पॉइंट में हम यहाँ पे लिख दिए लैंड हो गया, या फिर लैंड एंड बिल्डिंग कभी कभी एक साथ भी होता है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। जो थर्ड पॉइंट हो गया वो आपका प्लांट हो गया, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट हो गया आपका स्टॉक हो गया, स्टॉक के बाद फिफ्थ पॉइंट आपका डेटर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका और भी जो भी अगर प्रॉपर्टी, अगर और भी कोई प्रॉपर्टी आती है, यहाँ पे फर्नीचर आ गया, ठीक है। तो जितने भी प्रॉपर्टी हैं इन सबको आप मार्केट में बेच करके कैश रियलाइज कर सकते हैं, इसलिए इसको आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसको बुक वैल्यू को लिखेंगे, जैसे बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी गई रहती है ना उसी को लिखेंगे, क्लियर है। अब इसके बाद इसको यहाँ पे आप अमाउंट लिख करके आप टोटल एक साथ यहाँ पे बाहर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर इस फॉर्म में लिख रहे हैं तब, अगर आप टू मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट, यानी कि हर एक प्रॉपर्टी को अगर अलग अलग लिख रहे हैं तो सबके बैलेंस को आप डायरेक्ट अमाउंट कॉलम में लिख सकते हैं, क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो बन गया डेबिट साइड का, एसेट हमने ट्रांसफर कर दिया। सेम वे, इन द सेम वे क्या करना है आपको, अब लायबिलिटी साइड में आना है। उस क्वेश्चन में जो लायबिलिटी साइड होगा उस लायबिलिटी साइड में आना है, और उस लायबिलिटी साइड में जो भी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज होगा ना उसको ट्रांसफर करना है। तो थर्ड पार्टी लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक वैसे ही लिखना है, बाई सन्ड्री लायबिलिटीज, ठीक वैसे ही लिख देते हैं। क्रेडिटर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गया। सेकेंड बिल्स पेबल हो गया। थर्ड प्रोविडेंट फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड। फोर्थ, अब इसके बाद जो हो गया, अगर मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर हैं तो अगर किसी भी पार्टनर की वाइफ ने अगर कंट्रीब्यूशन किया है तो वो भी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज होगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर बी की वाइफ ने भी लोन दिया है तो यहाँ पे मिसेज बी लोन जो होगा ना ये यहां पे लिखेंगे, क्योंकि बी जो है वो पार्टनर है, बी की वाइफ पार्टनर नहीं है, तो उससे लिया हुआ पैसा लोन होता है, थर्ड पार्टी की लायबिलिटीज होती है, बाहर लिखेंगे। उसके बाद इसको भी क्लोज कर देंगे, सबकी बुक वैल्यू को लिखेंगे। फिर यहां पे आप इसको क्लोज करके बाहर अमाउंट कॉलम में अमाउंट को एग्रीगेट लिख देंगे। इसको करने के बाद आपको करना क्या है, एक चीज यहां पे इसको बनाते समय और ध्यान देना है, जैसे कि मैंने यहां बताया ना कि जब आप एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड में बैलेंस शीट से, तो आप केवल उन्हीं एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे जिसकी वैल्यू को आप रियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और जो नहीं रियलाइज करेंगे उसको यहां ट्रांसफर नहीं करेंगे। जैसे कि बताया फिक्टिशियस एसेट्स हो गया, उसमें डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि एक प्रकार का लॉस होता है, उसको राइट ऑफ करने के लिए वहां ट्रांसफर किया गया है, तो उसको आप यहां नहीं लिखेंगे।
ठीक उसी तरह सन्ड्री लायबिलिटीज को भी ट्रांसफर करेंगे, आपने कर दिया। एक और चीज आप यहां ध्यान रखना है आपको लायबिलिटीज के केस में कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी के लिए कोई प्रोविजन किया गया है, जैसे प्रोविजन होता है ना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ये सारे जो भी रिजर्व और प्रोविजन होते हैं अगर किसी एसेट्स के अगेंस्ट किए गए हैं तो, और वो एसेट्स बैलेंस शीट में दी गई है, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक छोड़ दिया है, मैं लिख देता हूँ फिर से, अगर ये 7th पॉइंट जो है, अगर मान लीजिए यहाँ इन्वेस्टमेंट दिया है, तो इस इन्वेस्टमेंट के साथ अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में प्रोविजन अगर किया गया है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऐसा कुछ बनाया गया है, तो उस रिजर्व को आप यहां लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, ये रिजर्व ट्रांसफर करेंगे। इसी प्रकार प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ओके, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये जो भी प्रोविजन और रिजर्व है ना, अगर किसी एसेट्स के अगेंस्ट किए गए हैं तो एसेट्स को इधर ट्रांसफर करेंगे और उसके बिहाफ में जो प्रोविजन बनाया गया उसको लायबिलिटी साइड में इधर ट्रांसफर करेंगे। इतना करने के बाद फिर आपको क्या ध्यान देना है? आपको एक चीज ध्यान देना है हमेशा कि नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखना है कि ये जो जितनी भी एसेट्स हैं क्या आपने इन सभी को मार्केट में बेच दिया है? क्योंकि दो तरीके से इसको हम डिस्पोज करते हैं। पहला, या तो हम मार्केट में बेच देंगे, तो मार्केट में बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे, तो जब पैसे मिलेंगे तो एक एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे इसकी बुक वैल्यू को यहां लिखा, ठीक है, इस पे जो पैसा रियलाइज होगा आप इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या? बाई बैंक, बाई बैंक। और सपोज अगर मान लीजिए आपने बेच दिया मशीनरी को, मशीनरी की कुछ वैल्यू थे, इसको आपने बेच दिया किसी प्राइस पे, तो यहां लिखेंगे मशीनरी, क्योंकि मशीनरी से जो पैसा रियलाइज हो रहा है आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे, किसके? रियलाइजेशन अकाउंट के। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, अगर इसको भी बेच दिए हैं तो इसको भी यहां लिखेंगे। यानी कि इसी तरह से जिस जिस प्रॉपर्टी को आपने बेचा है, लैंड एंड बिल्डिंग, जिन जिन प्रॉपर्टी को आपने बेचा है अगर उससे कुछ पैसा रियलाइज होगा तो आप इसको इधर लिखना है क्रेडिट साइड में बाय बैंक, और उसमें सारी प्रॉपर्टीज का नाम लिख करके इसी तरह टोटल कर देना है और आपको यहां पे टोटल को अमाउंट कॉलम में लिख देना है। एक और बात आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि ये सारी प्रॉपर्टी जो है ना आप मार्केट में ही बेचें, डिस्पोज करें। हो सकता है कि कोई पार्टनर ले ले, जैसे 2-3 पार्टनर पहले से काम कर रहे हैं, उन पार्टनरों में से किसी भी एक पार्टनर को ये हो सकता है ना कि यार फर्नीचर बहुत अच्छा है, फर्नीचर मैं ले लेता हूँ क्योंकि फर्म बंद हो रहा है और फर्म में मेरा कैपिटल है ही, तो पार्टनर ये सोच सकता है कि चलो फर्नीचर को हम ले रहे हैं, ठीक है, और उतना पैसा फर्म हमारे कैपिटल में से डिक्रीज कर देगी। तो ध्यान रखिए, जब भी पार्टनर कोई भी प्रॉपर्टी लेता है, ठीक है, सपोज अगर लैंड एंड बिल्डिंग में से लैंड कुछ ले लिया, मशीनरी ही ले लिया, तो मशीनरी की वैल्यू अगर 40,000 है तो 40,000 से दो काम वो करेगा, या तो वो कैश में पेड करेगा, तो अगर कैश में पेड करेगा तो उसको नॉर्मल हम बाई बैंक के साथ ही यहाँ लिख देंगे। लेकिन अगर वो कुछ पेड नहीं कर रहा है, वहां लिखा है कि कोई वहां उससे पैसा रियलाइज नहीं हो रहा है, तो उसके कैपिटल को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल जब भी डिक्रीज होता है तो क्रेडिट से डेबिट में चला जाता है, तो एंट्री क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहां क्या लिखेंगे? बाई, सपोज ए ने अगर ले लिया है तो यहां लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में आप शो कर सकते हैं मशीनरी टेकन बाई ए, या फिर जो भी मशीनरी टेकन वाली आप ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहां पे शो करेंगे। और एक और बात, कभी कभी लायबिलिटीज को पेड करते समय भी कोई प्रॉपर्टी दे दी जाती है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 60,000 क्रेडिटर है बुक वैल्यू, जिसमें से आपने स्टॉक 30,000 का दे दिया, तो 30,000 यहां से घट गया ना, ये 30,000, अब तो और 30,000 ही क्रेडिटर बचा, ठीक है, तो आप 30,000 को ही पेड करेंगे क्योंकि 30,000 का ऑलरेडी आपने स्टॉक दे दिया है। और एक और बात, अगर आप क्रेडिटर को या फिर थर्ड पार्टी को आप पेड करने के लिए प्रॉपर्टी का कोई भाग देते हैं तो उसकी एंट्री नहीं होती है, उसको यहां पे आप दिखाएंगे नहीं। अगर किसी भी पार्टनर, किसी भी थर्ड पार्टी को, किसी बाहरी व्यक्ति को उसके डेब्ट के बदले में अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी दी है तो उसकी एंट्री आप यहां नहीं करेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग आप यहां नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें जब आप कर लेंगे क्रेडिट साइड में आप, यानी कि प्रॉपर्टी की वैल्यू को रियलाइज कर लेंगे, ठीक है,
उसके बाद आएगी जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा सन्ड्री लायबिलिटीज को पेड करने का। पेड करते समय एक बात ध्यान रखना है, चाहे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हो या नहीं दिया हो। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर को पेड करना है 60,000 रुपए, 60,000, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, आपको पेड करना है। ठीक है, तो क्रेडिटर को क्या करेंगे, क्रेडिटर को आप पेड कर देंगे चाहे इंफॉर्मेशन दिया हो या फिर नहीं दिया हो। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे क्रेडिटर को पेड करेंगे तो क्रेडिटर को लिख देंगे, जितने लोगों को पेड करेंगे टू बैंक करके आप उतना लिखेंगे। और लास्ट में एक रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है, उसको भी आप इधर ही लिखेंगे टू बैंक करके, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसमें और केस हो सकता है, सपोज अगर मिसेज बी है, मिसेज बी के लोन को अगर उसका हस्बैंड यानी कि ए जो है वो रेडी हो गया है कि वो अपनी वाइफ का लोन पेड कर देगा, तो ए का कैपिटल जो है उतने से बढ़ेगा। सपोज अगर मिसेज बी का जो लोन था वो 40,000 था, ठीक है, और मिस्टर ए यानी कि जो ए पार्टनर है वो रेडी हो गया है कि हम मिसेज बी के लोन को देंगे, तो यहाँ पे ए का कैपिटल घटेगा नहीं, ए का कैपिटल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यह पार्टनर की लायबिलिटीज नहीं है, फर्म की लायबिलिटीज है, और फर्म के बिहाफ में पार्टनर पेड कर रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी। तो जब बढ़ेगी तो वह क्रेडिट में ही रहेगा। एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे आप टू एज कैपिटल अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा 40,000 अगर पेड कर रहे हैं तो पूरा 40,000 आप लिख देंगे। क्लियर है? और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो वही लिखना है टू बैंक मिसेज एज लोन को पेड हो जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद आप करेंगे क्या, इधर का टोटल करेंगे, फिर इधर का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रहा है और डेबिट साइड कम होगा तो जो भी आएगा वो प्रॉफिट होगा, और उसको हम टू कैपिटल लिख करके सभी पार्टनर में बांट देंगे। ए बी सी ये तीनों पार्टनर में क्या करेंगे, बांट देंगे। अगर डेबिट बैलेंस ज़्यादा होगा तो इसको जोड़ करके इधर, और इधर बाई कैपिटल, क्योंकि इधर आएगा तो लॉस होगा, ए बी सी, इसको एडजस्ट कर देंगे बाकी पार्टनर्स के कैपिटल से। तो ये रहा आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का, कि आप रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन करके आगे मैं बताऊंगा, फिलहाल अभी स्टेप के बारे में ही मैं डिस्कस कर रहा हूं।